ओके, जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने वाली थी ना, तो हाँ, मेरे पास सैम्पल पेपर था, मेरे पास पास्ट ईयर बहुत सारा पेपर था। बट जब मैं उसे सॉल्व करने जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार, इसका आंसर मैं देख तो सकती हूँ कि पूरा सॉल्व किया हुआ है, बट ये कैसे आया ये आंसर, मतलब अगर खुद से करना हो तो कैसे लिखेंगे। ये सारी चीज़ों में इतना कंफ्यूजन रहता था। और हमारे टाइम पे ना बोर्ड एग्जाम से पहले छुट्टियां कर देते थे लोग, ताकि टीचर्स फ्री हो जाएं। और टीचर्स हमें सिखाते ही नहीं थे कि कैसे आंसर राइटिंग होनी चाहिए, कौन सा पार्ट कितने नंबर का होना चाहिए, कुछ नहीं बताते थे। बट यहाँ आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th का CBSE का सैम्पल पेपर, जो 2025-26 के लिए आ चुका था, और आज वो सॉल्व होगा आप लोगों के सामने। बेसिकली मैं आप लोगों को ये सैम्पल पेपर इसीलिए आज सॉल्व करवाने जा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्या लेवल है CBSE के एग्जाम का, क्या लेवल होने वाला है इस साल आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, और किस तरह के क्वेश्चंस और किस तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल। बहुत सारे साल आप लोगों ने सैम्पल पेपर तो करा होगा, ठीक है, अलग अलग सालों का किया होगा। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि हर अपकमिंग ईयर्स में लेवल बढ़ता ही चला जाता है, एंड कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बढ़ते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे भी ऐड किए जाते हैं जो आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो है नहीं, वो जस्ट आपके कॉन्सेप्ट और आपके नॉलेज को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। एंड इसी तरह के क्वेश्चंस आज भी सैम्पल पेपर में मैं इंक्लूड करके लेकर आई हूँ। बेसिकली पूरा का पूरा ही सैम्पल पेपर है अलोंग विद द आंसर्स, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो कि मैं लिख रही हूँ, जब तक एक लाइन लिखूंगी 5 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। मेरी राइटिंग अच्छी तो है बट स्लो है, इसीलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये सेशन, दैट इज योर डिटेल सोल्यूशन ऑफ बोर्ड सैम्पल पेपर। सैम्पल का क्या मतलब होता है यार? कोई भी प्रोडक्ट बनता है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है ना, कोई प्रोडक्ट बनता है, उसके छोटे से सैंपल को पहले टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अगर वो अप्रूव हो गया है तब फिर बायोटेक्नोलॉजिकल वो प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उसके मार्केटिंग की जाती है। सैंपल को इतना हल्के में मत लेना बच्चों, ठीक है। इसी में से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको बहुत अच्छा आइडिया भी लग सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठाए जा रहे हैं। और अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपके बस का है ही नहीं, तो अपना लेवल बढ़ाओ, अपने आप को थोड़ा सा और ग्रूम करो, अभी भी टाइम है और आप कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। मैं हूं सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हम सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा क्लास 12th का बायोलॉजी का सैंपल पेपर। तो चलो शुरू करते हैं शुरू से। और पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए से। आप सारे बच्चों को पता होगा सेक्शन ए से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 नंबर का होता है, यूजुअली वो MCQ होता है। असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस होते हैं। फटाफट से इसको खत्म करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेल गैमीट्स इन प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय। मेल गैमीट्स प्लांट्स में बनते कैसे हैं? तो पढ़ा है तुम लोगों ने, पहला ही चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव। अरे भैया, वेजिटेटिव सेल का यहाँ क्या काम है? क्यों ही लाना है वेजिटेटिव सेल को बीच में? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ओके देन अगेन वेजिटेटिव, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जेनरेटिव सेल, यस। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होता है, तब जाके 1 से 2 मेल गैमीट्स बनते हैं। मियोटिक डिवीजन तो बहुत पहले ही हो चुकी है, पॉलन ग्रेन बनने से पहले ही। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था एक एक्स्ट्रा दूल्हा आ जाता है, 2 ट्विन से शादी कर लेता है अलग से, जो दुल्हन भी नहीं होती। तो एक मेल गैमीट और ना ना ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई, यस। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल फॉर्मेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, FSH एंड ईस्ट्रोजन, FSH एंड LH,
प्रोजेस्टेरॉन एंड एलएच। तो अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। फॉर्मेशन कैसे हुई है ग्राफिन फॉलिकल की? टर्शरी फॉलिकल से। टर्शरी फॉलिकल कैसे बना था? सेकेंडरी फॉलिकल से। सेकेंडरी कैसे बना था? प्राइमरी से। यानी फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है तो बिना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ये हो ही नहीं सकता। एंड बिना एलएच हार्मोन के ग्राफिन फॉलिकल फट नहीं सकता, ओव्यूलेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एफएसएच और एलएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑन द थर्मल स्टेबिलिटी of genetic material was first provided by experiments of। अब आप लोग को लग रहा होगा कि भाई पता नहीं कौन ही था, कुछ तो था टैग करके, थर्मस एक्वेटिकस करके। मुझे पता है तुम लोगों का माइंडसेट, तुम लोग तुरंत एक से दूसरे चैप्टर में फ्लिप कर जाते हो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, और तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि तुम कितने बड़े जाल में फंस चुके हो। तो हर्शन, चेज, मिचेल्सन एंड स्टाल, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जैकब और मोनोड। मुझे पता है तुम्हें क्या लग रहा होगा आंसर, बट यहाँ पर आंसर क्या है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अब इसको मैं अगर समझाऊं तो इस तरीके से समझो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, जो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, वो किस पर किया था? वो किस पे किया था? रैट्स पे, है ना। बैक्टीरिया इंजेक्ट किया उन्होंने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन का। बेटा हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ लाइव आर स्ट्रेन मिक्स करने के बाद लाइव आर स्ट्रेन जो थी उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए थे एस स्ट्रेन वाले, यानी उनमें वो जेनेटिकल फीचर्स आ गए थे, उनमें वो जेनेटिक मटेरियल आ गया था जिसके वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हीट किल होने के बाद भी, हीट करके किल करने के बाद भी उसका डीएनए वाज एबल टू सर्वाइव, और वो डीएनए जा चुका था किसके पास? आर स्ट्रेन के पास, जिसके वजह से वो वायरुलेंट हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। तो नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए यूज्ड टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इन अ सैंपल। एक सैंपल है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई करना है, उसके नंबर बढ़ाने, क्या यूज करोगे? प्रोब। सिंपल, ठीक है, ना मार्कर, ना प्राइमर, ना मिनी सैटेलाइट, कुछ नहीं। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू होल स्क्वायर, ये तो सही बात है। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, ये भी सही बात है। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल सेज दैट द phenotype frequency in a population are stable and are constant from generation to generation। ये सही बात है या नहीं है, ये भी आप बताओगे। द जीन पूल यानी टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। तो ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे इनकरेक्ट क्या चीज है? फिनोटिपिकल फ्रीक्वेंसी पे नहीं फर्क पड़ता, जीनोटाइप पे फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, एल्बिनिज्म इज नोन टू बी ड्यू टू एन ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन। द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ कपल विथ abnormal skin pigmentation was an albino. What is the probability that their second child will also be an albino? तो क्या probability हो सकती है? अब आप सबको पता है कि there are two parent involved, P1 and P2, दोनों के पास दो different type of allele होंगे सेम जीन के, है ना। ये हो सकता है X हो, ये हो सकता है Y, X Y पे तो नहीं जाएंगे, दिस इज समथिंग एल्स, A B, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो। मतलब इसको तो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। दो पेरेंट हैं तो टोटल एलील होंगे 4, टोटल एलील होंगे 4, ठीक है। 4 के वजह से कोई एक, 4 एलील से कोई एक पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 एलील के वजह से कोई एक पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 कॉम्बिनेशन में कोई एक कॉम्बिनेशन बनेगा।
तो रेशियो निकालोगे तो 25% आएगा। आंसर ही यही है 25%। अगला चाइल्ड एल्बिनो होगा कि नहीं होगा ये तो मैटर ऑफ चांस है, जस्ट लाइक कि अगला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, उसी तरीके से मैटर ऑफ चांस की बात है ना। इसमें आप बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स या तो रेशियो या तो परसेंटेज, 25%। नेक्स्ट, in cricket species, the sound produced by rubbing the wings of legs together play a crucial role in attracting mates. Any change in the morphology of cricket legs could potentially affect their ability to produce sound. तो क्रिकेट देखे होगे, छोटा सा ऐसा कीड़ा सा होता है, ठीक है, वो अपने ना पाँव को मतलब विंग्स जो हैं या पैर जो हैं उनको रब करके कुछ साउंड ऐसा चटक चटक सा निकालता है आवाज़, ठीक है, उससे उसके जो पार्टनर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, देन दे कैन रिप्रोड्यूस एंड दे कैन कंटिन्यू द स्पीशीज, रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन अगर किसी भी वजह से उनके लेग की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है तो ऑब्वियसली उनका जो ये पैटर्न है रिप्रोड्यूस करने का ये भी थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो अ म्यूटेंट क्रिकेट हैड थिकर हाइंड लेग्स, एक म्यूटेशन जिसमें हो गया था क्रिकेट में, उसमें जो पैर थे उसके हाइंड लेग्स थोड़े से थिकर थे। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? द लेग म्यूटेशन विल नॉट लीड टू स्पीशिएशन if they diversify into new habitat? No, I don't think this will be the answer. The leg mutation will have little effect on other external features and therefore have little effect on speciation. The leg mutation will have no effect on behavior and thus have little effect on speciation. The leg mutation might lead to reproductive isolation and speciation due to an effect on the mating call. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर मेटिंग कॉल ही थोड़ी सी डिफर करने लग जाए, मेटिंग कॉल ही वो नहीं कर पाएगा तो रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेट होने लगेगा। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होगा तो उसकी स्पीशिएशन ही अलग होने लग जाएगी, या तो वो इवॉल्व हो जाएगा इनटू सम अदर स्पीशी और मे बी दैट स्पीशी विल बी इवेंचुअली एलिमिनेटेड आउट जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल म्यूटेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लाज्मोडियम इज अ पैथोजन दैट कॉजेज मलेरिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। तो सबसे पहले स्टेज जिसमें ट्रांसफर होता है ये पैथोजन बाय वेक्टर, तो इन्फेक्टिव स्टेज में ट्रांसफर होता है। इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजाइट की, है ना। फर्स्ट साइट पहले तो वो लिवर के सेल्स पे जाता है, वहाँ पे हेपेटोसाइट्स पर अटैक करता है एंड देन वो जाता है उसमें आरबीसीज में एरिथ्रोसाइटिक इन्फेक्शन करेगा और तब जाके वहाँ से वो गैमेटोसाइट्स बनाएगा। तो ऑब्वियसली आंसर यहाँ पर हो गया है डी। नेक्स्ट, ठीक है। Which mRNA will be translated to a polypeptide chain containing 8 amino acid? अब आप सोच रहे होगे बाप रे 8 अमाइनो एसिड कौन कौन सी बनी है, हमें क्या पता, तो हम कोडॉन्स कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे? कुछ नहीं करना। एक अमाइनो एसिड के लिए ट्रिपलेट होता है कोडॉन का, तो 8 के लिए कितने होंगे? 8 × 3 24, 24 इंक्लूडिंग स्टार्टिंग कोडॉन। एंड कोडॉन कैसा होता है? साइलेंस्ड होता है, नॉनसेंस कोडॉन होता है ना, मतलब कि वो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता। वो कोडॉन जो टर्मिनेटिंग कोडॉन होती है, तो टर्मिनेटिंग कोडॉन को छोड़ दो। AUG 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 AUG, लेकिन हम काउंट करेंगे यहाँ पर 8 × 3 24 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 है। तो क्या ये इन दोनों में से कोई एक होगा? नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं होंगे, क्योंकि जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, ट्रांसलेट होगा, तो वो चेन बनकर कंप्लीट होने के लिए लास्ट में कौन से कोडॉन्स होने चाहिए? स्टॉप कोडॉन्स होने चाहिए, एंड स्टॉप कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। तो 24 कोडॉन के अलावा 24 लेटर्स के अलावा 3 और लेटर्स होने चाहिए, यानी कि एक और कोडॉन होना चाहिए जो कि स्टॉप कोडॉन कहलाएगा, एंड हेंस टोटल नंबर ऑफ लेटर्स विल बी 24 + 3 यानी 27। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो UGU कोई स्टॉप कोडॉन नहीं होता है, UGA होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कुछ नहीं सोचना था, सिर्फ इट इज टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके,
In order to isolate genetic material of a bacterium, the cell must be treated with. बैक्टीरिया के सेल वॉल को हटाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ये नहीं, ये लाइसोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज, शील्ड इथेनॉल, राइट? अगर प्लांट का सेल होता तो सेलुलोज वाला बी ऑप्शन चूज करते, फंगस होता काइटिनेज चूज करते, कोई वायरस होता आरएनए वाला तो राइबोन्यूक्लियेज यूज करते. चलो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स यूजिंग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड judiciously, okay. Using biocontrol agents, engaging in organic farming. No, not engaging in organic farming, but yes, 1 and 2. तो C will be the right answer. सही है. चलो, ये समझ गए होगे ना आप. Assertion reason पे आ जाते हैं अब हम. The ability of the pistil to recognize the pollen is the result of a continuous dialogue between the pollen and pistil. Okay. This electrical, अरे बाप रे, कौन सी बिजली दौड़ रही है इन दोनों के बीच में. यहाँ इलेक्ट्रिकल नहीं होगा बच्चों, यहाँ होगा केमिकल. तो ये कैसा वाला आंसर हो गया? यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, सी हो जाएगा, जिसमें असर्शन इज राइट एंड रीजन इज फॉल्स. ठीक है, ये सही है, ये गलत है. बाप रे बाप, इलेक्ट्रिकल डायलॉग. नेक्स्ट, some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Adaptive ability is inherited and has a genetic basis. सही है, A is the right answer. Next, excess dose of coke or crack produces a sense of euphoria, increased energy and cause hallucinations. Right. It interferes with the transport of dopamine. Right. दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ये इसके साथ इंटरफेयर करता है, इसीलिए ऐसा फील होता है हम लोगों को. ठीक है. Rosie was the first transgenic cow to make more nutritionally balanced milk for consumption by human babies. The milk of Rosie cow contained human beta-lactalbumin, which made the milk rich in protein. Beta नहीं, alpha है. तो assertion is right, reason is false. C will be the right answer. Got it? अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी में बच्चों. 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया है खत्म. अब आ रहे हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन. चलो, पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूजफुल फॉर पॉलिनेशन. ये कैसे इंश्योर करेंगे कि सिर्फ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ही उसे पॉलिनेट करे? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. आंसर आपके सामने है. सबसे पहले इट इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन. दूसरा कलर लेना पड़ेगा, यस. ठीक है. एंड बैगिंग टेक्निक, फीमेल पेरेंट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे उसमें से एंथर को रिमूव करेंगे और बिफोर द एंथर डिहाइस ऑब्वियसली. ठीक है, एक पेयर ऑफ फोर्सेप नेसेसरी है. इस स्टेप को इमैस्कुलेशन बोला जाता है. इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को अब कवर करना पड़ेगा एक बैग में, ताकि, और जनरली वो इन चीज़ों से बना होता है ताकि कंटामिनेशन ना हो स्टिग्मा का किसी दूसरे अनडिजायर्ड पॉलन से, और इसी प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? और देखो, पहला मुझे तो ये क्वेश्चन बढ़िया लगा. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसके बदले ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी तुम ये क्वेश्चन करो. व्हाई इज मैनुअल ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स रिलेटिवली इजी इन पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन बट इन व्हीट pollen grains are often utilized from pollen banks for hybridization purposes. देखो, ये क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग है. और जब भी कोई क्वेश्चन बायो के किसी क्वेश्चन में वाई आ जाता है ना, और वो भी वाई ऐसा वाला जो कि है नहीं तुम्हारी किताब में, तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. तो मेरी मानो अपना दिमाग मत लगाया करो. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जहां पे आसानी से तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है और ऑप्शन के बदले तुम्हें बढ़िया वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो तुम बढ़िया वाला ऑप्शन को ही चूज करो. वैसे इसका आंसर मैं बता देती हूँ क्या होगा. पी प्लांट में मैनुअल इमैस्कुलेशन इजी होती है. पॉलन ग्रेन्स क्योंकि इसके वायबल होते हैं, यानी कि वैलिडिटी उनकी ज्यादा होती है फॉर मंथ्स, और वो लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं. वहीं व्हीट के जो फ्लावर्स होते हैं उसका जो स्पाइकलेट होता है वो उसका पॉलन ग्रेन लूज कर देता है वायबिलिटी 1-8 घंटे के बाद. तो यही रीजन है कि उसमें आप ये वाला प्रोसेस नहीं कर सकते. ठीक है, अब आप घुमा फिरा के कोई अलग अलग तरीके का आंसर देते, क्या पता वो एग्जामिनर को उतना पसंद नहीं आता है ना. चेक जो कर रहे हैं हमारे
शिक्षक महोदय या महोदया उनको नहीं पसंद आता तो वो नंबर काट सकते थे, बट इमैस्कुलेशन बैगिंग उसमें क्या ही काटेंगे, अगर सारी चीज़ें तो मेंशन कर रहे हो। तो यही होता है एक सही दिमाग वाला काम। नाउ, how is the rate of initiation of RNA polymerase at a given promoter in a transcriptional unit of prokaryote regulated? कैसे रेगुलेट होता है? RNA polymerase की जो एक्टिविटी है वो रेगुलेट होती है कुछ एसेसरी प्रोटीन्स के वजह से, जिनके पास एबिलिटी है स्टार्टिंग साइट को रिकॉग्नाइज करने का। अब वो प्रोटीन नेगेटिव तरीके से काम करे, पॉजिटिव तरीके से काम करे, डिपेंड करता है, ठीक है, इस पर, विच इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर इन अ ऑपरॉन यूनिट। अब बात करते हैं एक हाइपोथेटिकल ब्लड रिपोर्ट। देखो एक पेशेंट का, देखो सोच लो तुम बन गए हो डॉक्टर, ठीक है, ल्यूकोसाइट में जितने भी ल्यूकोसाइट्स होते हैं उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी गई है और रेफरेंस दिया हुआ है कि कितना होना चाहिए। तो टोटल ल्यूकोसाइट का काउंट तो बहुत कम है बेटा, बहुत ही कम है, मतलब कैसे सरवाइव कर रहा है मुझे नहीं पता। ये भी कम है, लिम्फोसाइट ठीक ठाक है, बेसोफिल ठीक ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग रेंज ही है इसकी, इस्नोफिल ठीक ठीक है, सबसे कम है मोनोसाइट। मोनोसाइट है ही नहीं, जीरो है, नील है इसकी क्वांटिटी। और मोनोसाइट क्या करता है बेटा? फेगोसाइटोसिस करता है, किल करता है, किलर है, ठीक है। टेबल दिया हुआ है, अब लुकिंग एट द वैल्यू सजेस्ट विच डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनिटी इज अफेक्टेड एंड स्टेट हाउ दिस डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। क्या क्या नहीं है? इन्नेट इम्यूनिटी जो कि नॉन स्पेसिफिक है, जितने भी सेल्स है ना ल्यूकोसाइट्स के, जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो सारे सेल्स किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट नहीं काम करते, वो पूरी बॉडी के ओवरऑल जनरल इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं कि कोई सा भी एंटीजन आ गया मार के खत्म कर देंगे। तो दिस इज अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो कि बर्थ के समय से ही हमारे पास होती है। अलग अलग तरह के बैरियर होते हैं जो एंट्री करते हैं, वो बैरियर अलग अलग तरह के बैरियर होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को एंट्री करने से रोकते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं इनके ग्रोथ को। नाउ सेलुलर बैरियर, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, देखो नेम द बैरियर विथ लीस्ट काउंट मोनोसाइट्स और इन्यूमरेट करना है उसका रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। तो सेलुलर बैरियर को ये थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, मोनोसाइट्स जिसमें लीस्ट काउंट है, और वो फेगोसाइटोसिस करता है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि ये वाली जो यूनिट है ना, माइक्रोब वाली यूनिट, मस्त, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। A cheese maker claims to be a biotechnologist. How will you support the same? क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जिसने भी माइक्रोब का यूज करके कुछ भी बना लिया, कोई प्रोडक्ट बना लिया, वो सब बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। Who can use या modify any living organism या अपने उसके प्रोडक्ट को यूजिंग टेक्नोलॉजी, उन्हें बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोला जाएगा। तो यहाँ पर वो भी माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया, फंजाई जैसे माइक्रोब्स का, ताकि वो चीज बना सके कमर्शियल पर्पस के लिए। सो हेंस दे आर बायोटेक्नोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर फिर अगेन देखो, मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, यहाँ पर दिया है और या तो ये करो या तो ये वाला क्वेश्चन करो। अब तुम बुद्धिमान होगे तो कौन सा क्वेश्चन करोगे बताओ? मैं होती तो ये वाला करती, क्योंकि अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। इंसर्शनल एक्टिवेशन, देखो जो बात है मुझे पता है ना, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल का हाल, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इंसर्शनल एक्टिवेशन मेथड क्या होगा और वो कैसे डिटेक्ट करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, विच इज प्रेफर्ड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोसीजर। अब देखो जो सिलेक्शन होती है रिकॉम्बिनेंस की ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वो थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसीजर है और उतना ही कम्बरसम है टू अंडरस्टैंड। नाउ सी, बिकॉज ये रिक्वायर करता है साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, दो प्लेट्स अलग अलग एंटीबायोटिक्स। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड में इंसर्शन हो रही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, याद है रिकॉम्बिनेंट डीएनए था क्या था? जिस पे
जो डिजायर्ड जीन है वो ऐड की गई थी, है ना, और वेक्टर का यूज किया गया था विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब वो रिजल्ट करेगा इनएक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम, क्योंकि हमने इसके जगह पर, जहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज होना चाहिए था, उसके जगह पर हमने डाल दिया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन। ठीक है, तो इस वाले एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो गया है ना, तो वो कॉलोनीज कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में वो प्रेजेंट रहा तो वो ब्लू कलर की कॉलोनीज देगी इन एब्सेंस ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट अगर नहीं हुआ तो ब्लू कलर की कॉलोनीज देगी क्योंकि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है ना। और अगर इंसर्ट के प्रेजेंस में हम उसकी प्लेटिंग करते हैं तो कोई कलर नहीं देगा बिकॉज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम। तो देखो, मेरे ख्याल से तो आपको पहला वाला ही क्वेश्चन करना चाहिए। अगर इतने अच्छे अच्छे आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो तो फिर तो सोचना ही नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द टू इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास 1 and 2 गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच दिस इज पॉसिबल। ये सिचुएशन कब पॉसिबल है? बायोमास का ही क्वेश्चन है ये। ज्यादा बायोमास कहाँ पर होगी? इतनी ज्यादा बायोमास कहाँ पर होगी? उससे थोड़ी कम कंज्यूमर की, उससे थोड़ी कम सेकेंडरी कंज्यूमर की, और सबसे कम है टर्शियरी कंज्यूमर की। सोचो, और ठीक उसका उल्टा यहाँ पर है। तो इसका देखो आंसर क्या होगा। जो पहला था अपराइट पिरामिड था, वो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है जहां पर प्रोड्यूसर के पास मैक्सिमम बायोमास होता है, क्योंकि बड़े बड़े घने घने पेड़ होते हैं, मोटे मोटे पेड़, उनका वेट कई हजार किलो में नापा जाता है। ठीक है, डिक्रीजिंग विथ हर्बीवोर। अब उनको खाने वाले कितने ही वेट वाले होंगे, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर छोटे छोटे से होंगे, उन्हें खाने वाले बड़े होंगे बट कम होंगे इन नंबर, तो अगेन उनका थोड़ा सा ही बढ़ेगा। टर्शियरी कंज्यूमर सबसे कम बायोमास वाले होंगे, है ना। तो सेकंड जो था इन्वर्टेड पिरामिड, ये वाला, ये रेफर करता है सी इकोसिस्टम को, या फिर सेकंड टू अ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप। हाँ, तो सी इकोसिस्टम जिसमें फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट कर रही है लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप या फिर बड़ी बड़ी मछलियों को, ऑफ जूप्लैंक्टन या इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम या सी इकोसिस्टम का वो था। कंस्ट्रक्ट करना एक आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी अगर 2 लाख जूल्स ऑफ सनलाइट आर अवेलेबल। ओके, नो प्रॉब्लम्स। सी 2 लाख प्लांट को मिले कितने? प्लांट को मिलेंगे 2 लाख में से ये दोनों हटा दो, 2000। क्यों 2000? क्योंकि प्लांट को इसका सिर्फ 1% ही अवेलेबल होगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, समझे। चलिए, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, ये ज्यादा बन गया ना। प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना होगा? ओहो, 200। फिर ग्रीन नहीं, ये देखो दिमाग हो गया है खराब, एक ही बार में बना देती हूँ। ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर, और कोई टॉप प्रेडेटर होगा तो वो ये है। अब सबको खिलाते हैं एनर्जी। 20, 2, उससे ऊपर होगा नहीं। 2 जूल से कम तो भैया नहीं मिल सकता इनको कुछ भी, इसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्लांट को मिल गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर को मिल गया 2000, प्राइमरी कंज्यूमर को मिल गया 200 जूल, सेकेंडरी कंज्यूमर को मिल गया 20 जूल, और टर्शरी कंज्यूमर या टॉप प्रेडेटर को मिला 2 जूल ओनली। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम आ गए हैं सेक्शन सी में, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन में। ये क्या कर दिया है मैंने, मुझे नहीं पता, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सजेस्ट अ सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग केसेस विद जस्टिफिकेशन। ओके, नाम है देखो मोहिनी, मेरा भी नाम है मोहिनी, बट मेरा बचपन से सपना था कि किसी क्वेश्चन में तो मेरा नाम रहे, बट मैंने नहीं सोचा था कि ये सब कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह में मेरा नाम आ जाएगा। मुझे पसंद नहीं आया ये क्वेश्चन मेरे नाम के साथ, पर ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। मोहिनी डज नॉट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ कंसेप्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो सही है, बिल्कुल वैलिड है, सेम फीलिंग, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करना चाहती है। अब ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, सजेस्ट करना है ना सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो कंसेप्शन का रिस्क भी नहीं चाहिए, एसटीडी से भी बचना है, कॉन्डम्स यूज करना पड़ेगा। ललिता हैज 2 चिल्ड्रन एंड डज नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन, तो भाई कॉन्ट्रासेप्शन क्या, तुम सीधे करा लो ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। गीता wants a contraceptive that she can take till she wants to avoid conception and can resume back to her fertile life without the intervention of the doctor. Also, it should have a lower failure rate. Oral pills, yes, I knew that. पहले मुझे लगा इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स भी हो सकता है, लेकिन फिर डॉक्टर के बिना चाहिए, डॉक्टर के इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ओरल पिल्स, यहाँ पर आंसर में देखो, कॉन्डम्स ब्लॉक करता है एंट्री, देखो सेम चीज़ है, ठीक है। आंसर पता चल गया है, तुम इसके एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, आंसर तुम्हारे सामने है। ट्यूबेक्टोमी में या वासेक्टोमी में ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है या वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। ओरल पिल में कॉम्बिनेशंस होते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का, एंड इफेक्टिव होता है, रिपीट किया जा सकता है जब तक चाहो तब तक। Given below is a figure showing transport of ovum, fertilization and passage of growing embryo through fallopian tube in a human female। पहले फिगर तो दिखाओ। ओके, ये है हमारी फिगर, हमारी फिगर नहीं है, ये डायग्राम है। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल शोन इन ए एंड सी स्टेज इन द फिगर गिवन बिलो। ए और सी, तो ए में जो प्लॉइडी होगी वो सेकेंडरी तो हो गया है, एन ही होगी, एन और 2n, एन और 2n है, हाँ, ओवम हैप्लॉइड है और ब्लास्टोमियर जो है वो डिप्लॉइड है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ कंपोनेंट एल, व्हाट विल हैपन इफ एस गिवन बिलो डज नॉट अटैच प्रॉपरली टू द एंडोमेट्रियम। अगर ये अटैच नहीं हुआ एंडोमेट्रियम से, कौन नहीं अटैच हुआ, एल। अच्छा, ट्रोफोब्लास्ट अगर अटैच नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं होगा। नॉट अटैच, इट कैन लीड टू इम्प्लांटेशन फेलियर, प्रेगनेंसी लॉस और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ठीक है। देन इन अ प्रेग्नेंट मदर, केस एक्स दिखा रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी द फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट्स इनटू 2 embryo at a stage C shown in the figure given below, resulting in the formation of twins. Will the genome of cells of these 2 embryos exhibit variation? Justify your answer। पहले तो ये सब देख ले, केस एक्स और क्या था, स्टेज सी, ठीक है, सी। अच्छा, इस स्टेज में अगर वो हाफ में स्प्लिट हो गया तो क्या होगा, क्या पूछ रहा है, विल द जीनोम ऑफ सेल्स ऑफ दीज 2 एम्ब्रियोज एग्जिबिट, नहीं, वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि ये आइडेंटिकल जीनोम कंसिस्ट कर रहा है। सो ये एक तरह से सेम जाइगोट से ही बने हैं, सेम जाइगोट से बने हैं तो मोनोजाइगोटिक हो जाएंगे ये। नाउ इन गिनी पिग्स ब्लैक कोट कलर यानी कैपिटल जी जो डोमिनेट करता है ओवर वाइट एंड ब्राउन आईज डोमिनेट करता है ब्लू में। द एलिस फॉर कोट कलर आई कलर लिंक्ड नहीं है। What will be the probability of the offspring having blue eyes and white coat if both parents are heterozygous for eye and coat color? बाप रे बाप, ये तो मतलब प्रोसेस करने में ही इस तरह के क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ पर दिमाग मेरा किसी खाने पीने वाले जगह पर है। आई स्वेयर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग अ पनेट स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भाई क्या है यहाँ पर, क्यों ये सब करना पड़ रहा है। कॉफ़ी चाय का समय होता जा रहा है और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
ठीक है, पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग जिसमें ब्लू आईज हो यानी छोटा बी और वाइट कोट हो, वाइट कोट यानी जी, बीजी। ठीक है, अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हो रहे हैं आई और कोट के कलर के लिए तो। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों हेट्रोजाइगस मेल और फीमेल होंगे तो इससे तुम्हारे चांस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और ऐसा चांस बढ़ेगा 50-50% वाला। ठीक है, देखो इस तरीके का, यू कैन सी दैट, ये आप लोग देख ही रहे हो, खुद से भी बना लोगे। सी, एक पेरेंट बीजी जीजी है, बीजी जीजी, दूसरा पेरेंट भी बीजी जीजी है बच्चों। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा हमें, हमें 4 तरह के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे गैमीट्स में और फिर हमें मिलेगा ब्लू आइज वाइट कोट 6.25% बच्चा, 6.25% चांसेस होंगे बच्चे के ऐसे होने के, गिनी पिग के, गिनी पिग। Shown below are certain aquatic vertebrates where natural selection has favored them to develop certain characteristics which enable them to live in water। सही बात है, देखो सामन हो गया, शार्क हो गया, डॉल्फिन, सील, ब्लू व्हेल, इक्थियोसॉर, सब पानी में है लेकिन कुछ अलग है इनमें, देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो, नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय द अबव एनिमल। तो जब अलग अलग ओरिजिन वाले एनिमल एक ही जगह रहने लगते हैं हम इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली सिमिलर हो ना हो बट फंक्शन वो सिमिलर ही कर रहे होते हैं, अडेप्टिंग टू द सेम हैबिटेट। ठीक है, तो सालमन के फिन्स हो गए, शार्क के फिन्स हो गए, डॉल्फिन का फ्लिपर हो गया, वेल्स और सील्स के भी फ्लिपर हो गए, ये सब एक सा काम कर रहे हैं, है ना। और इन्होंने कहीं ना कहीं रिजल्ट की है इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स में, तो कहीं ना कहीं एनालॉगस ऑर्गन का ये एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाया जा रहा है। दैट्स इट। विच वन ऑफ द अबव इज द मोस्ट प्रिमिटिव वन, वॉट इज इट सिग्निफिकेंस। इसमें से सबसे प्रिमिटिव है डायनासोर का सौतेला भाई इक्थियोसॉर, मजाक कर रही हूँ। देखो some of the land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles probably 200 million years ago। करोड़ों साल पहले, हो सकता है डायनासोर का सच में सौतेला भाई ही हो, चला गया हो पानी में ताकि एस्टेरॉयड के वो न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी एनर्जीज को ये सह नहीं पा रहा होगा, पानी के अंदर छुप गया, वहीं पे इवॉल्व होने लगा कि भैया हम तो यहीं रहेंगे, हम ठीक थे पानी में, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़मीन पे जाके तबाही मचाने की, हमें तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इक्थियोसॉर ऑब्वियसली यही होगा सबसे प्रिमिटिव। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी इफ्लुएंट ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, एनलिस्ट द प्रोसेस ऑफ हाउ दिस इज अचीव्ड। बीओडी डिक्रीज हो गया है, वो भी हम ही बताएं कि क्यों डिक्रीज हुआ। सीधी सी बात है, अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, तो वो हेल्प करेगा, फ्लॉक्स और एक्टिवेटेड स्लज जो है वो हेल्प करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान बीओडी को कम करने के लिए। फ्लॉक क्या होता है, जब खूब सारे बैक्टीरियल और फंगल फिलामेंट्स आपस में एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक अनडिवाइडेड मास बना लेते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हम उसे फ्लॉक कहेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान एरेशन टैंक में उनको ग्रो कराया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को वो खा जाएं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, क्योंकि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, CO2 भी होगा प्रोड्यूस, आई नो, बट ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा जैसे जैसे वैसे वैसे। ठीक है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, माइक्रोब डाइजेस्ट करता है बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, कन्वर्ट करेगा माइक्रोबियल बायोमास में, खूब सारे मिनरल्स रिलीज करेगा जिससे बीओडी कम हो जाएगी। बीओडी कम होगी टू 1% ऑफ रॉ सीवेज, वो पास हो जाएगा सेटलिंग टैंक में और इन टैंक्स में फ्लॉक्स को भी सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आगे देखो फिर अच्छा एक्टिवेटेड स्लज का भी तो हमें बताना था। यस,
जो फ्लॉक्स को हम लोगों ने सेटलिंग टैंक में नीचे बैठने के लिए, सेडिमेंट करने के लिए छोड़ दिया, वो अब एक्टिवेटेड स्लज की तरह काम करेगा, यानी जामन की तरह काम करेगा। थोड़ा बहुत उसमें से स्लज निकाल के हम दूसरे एरेशन टैंक में डालेंगे एज इनोकुलम, है ना, लिखा हुआ है यस। और बाकी जो बचा हुआ है उसे एक बड़े से टैंक में डाल देंगे और उसे हम कहेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब उसी एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करने वाले एनारोबिक माइक्रोब्स वहां प्रेजेंट होंगे, जैसे कि मिथानोजेंस, और वो उसे खा जाएंगे। और इसके वजह से जब वो मिथानोजेंस रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि ग्रो करेंगे, ड्यूरिंग देयर ग्रोथ क्या रिलीज होगा? बायोगैस रिलीज होगा। ठीक है, नाउ expand ELISA. On what principles is the ELISA test based? List 2 ways by which an infection can be detected by this test. Okay. ELISA यानी enzyme linked immunosorbent assay, ये बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन में, तुम्हें पता ही है। अब ये क्या करता है? इन्फेक्शन या डिजीज को डिटेक्ट करता है। थोड़ा बहुत भी अगर है वायरस वगैरह तो निकाल के चुन चुन के पता लगा देगा, पता लगाएगा, बस मारे मारेगा नहीं। ठीक है, एलाइजा एक टेक्निक है जिससे पता लगाया जा सकता है द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। अब वो एंटीजन कुछ भी हो सकता है, फॉरेन प्रोटीन, फॉरेन ग्लाइकोप्रोटीन, फॉरेन डीएनए, एनीथिंग इट कैन बी, वो डिटेक्ट कर लेगा। एंटीबॉडीज जो उसके अगेंस्ट बनी है बॉडी के अंदर, वो भी डिटेक्ट कर ली जाती है, जिससे पता चल जाता है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है उस इन्फेक्शन का, कितना बीमारी वो फैल चुका है, बढ़ चुका है, व्हाटएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान फॉर द ईयर्स 1950 2007 and on the basis of the estimated value for 2050 have been shown below to answer the questions that follow. ठीक है, 3 साल का दिया है, जिसमें 1 साल तो हमारे भविष्य काल का है, फ्यूचर का है, पता नहीं 2026 में लोग बोल रहे दुनिया खत्म हो जाएगी। 2050 का डेटा हम देखकर क्या करेंगे, पर ठीक है कोई बात नहीं। ये है हमारे भूतकाल 1950 का डेटा, और ये भी 2007 भूतकाल का डेटा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड ना आपको कोई बहुत इंटेंस रिसर्च करनी पड़ेगी, एक एक नंबर देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं देखना। तुम्हें पता है इस तरह की पॉपुलेशन कैसी होती है, एक्सपैंडिंग। इस तरह की पॉपुलेशन स्टेबल रहती है और ऐसी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग होती है। तुम्हें सिर्फ देखना है कि जो बेस है, जिसकी जितनी चौड़ी बेस होगी उतना ज़्यादा वो एक्सपैंड और ग्रोइंग पॉपुलेशन वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन, प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे ज़्यादा होंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है। जैसा लग रहा है हमें पता ही नहीं है। Comment upon the growth status of the population on the basis of shape of the age pyramid. मैंने क्या बताया था, 1950 एक्सपैंड कर रहा है क्योंकि ब्रॉड है उसका बेस, पिरामिड का वाइडर बेस है, हायर परसेंटेज है यंग इंडिविजुअल का, हायर बर्थ रेट है। 2007 स्टेबल है, नैरो है टुवर्ड्स द टॉप, सिग्निफाई कर रहा है लो प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल, और पॉपुलेशन मोर है, स्टेबल है विद द नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज। बेल शेप है, इंडिकेट वही कर रहा है। 2050 डिक्लाइन कर रही है पॉपुलेशन, अर्न शेप का पिरामिड है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, बर्थ रेट बहुत कम है, एल्डरली पीपल इंक्रीज हो रहे हैं और प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है। कमिंग टू सेक्शन डी, 4 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर। देखो अब ध्यान से क्वेश्चन देखने की जरूरत है। गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, पी न्यूसेलर सेल सराउंडेड द एम्ब्रियो सैक डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ठीक है। क्यू ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके। आर थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। आई नो दिस वन। S ovary mature into a fruit after fertilization. ठीक है। On the basis of information provided, answer the following questions with justification of each answer. How many embryo sacs will be present in each ovule of S before maturation, and how many eggs will be present in each embryo sac when the embryo sac is developed from a single megaspore? Oh my God. ठीक है।
सो द राइट आंसर इज एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा हर ओव्यूल में और एक ही एग प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो सिंगल मेगास्पोर यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कर रहा है। बी है, विच ऑफ दीज फ्रूट्स एग्जिबिट पॉलीएम्ब्रियोनी। आप सबको पता है कि पॉलीएम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोज कहाँ लिखा हुआ था, खूब सारे एम्ब्रियो हैं यानी पॉलीएम्ब्रियोनी हो रही है। तो पी एग्जिबिट कर रहा है पॉलीएम्ब्रियोनी ड्यू टू अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। Embryos develop from nuclear cells by apomixis, a form of asexual reproduction। कोई जेनेटिक वेरिएशन शो नहीं करता है। एपोमिक्सिस आपको पता है क्या होती है, ठीक है। डिप्लॉयड न्यूक्लियर सेल्स, एक सेकेंड, हाँ, डिप्लॉयड न्यूक्लियर सेल्स से डेवलप होने वाले जो एम्ब्रियोज हैं उनके सेल्स फॉर्म करते हैं बाय एपोमिक्सिस, एक फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, उसी का पार्ट है बेटा, और उसमें यहाँ पर ऑल्टरनेटिव है, या तो आप ए बी सी कर लो या तो ए बी डी कर लो, ठीक है। सी और डी में से आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। विच ऑफ दीज फ्रूट कैन बी कंसिडर्ड एज पार्थेनोकार्पिक, गिव अ रीजन। बताओ बताओ, बिना फर्टिलाइजेशन किए जब फ्रूट डेवलप होता है तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ओवरी फ्रूट में डेवलप हो रही है लेकिन कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। तो क्यों मस्ट बी द राइट आंसर विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें से कौन सा फ्रूट ट्रू फ्रूट है सीड्स के साथ, रीजन बताओ। ओवरी मैच्योर हुई है फ्रूट में फर्टिलाइजेशन के बाद, ट्रू फ्रूट है भैया। थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है, फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्राफ बिलो शोज द एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन इन यंग काव्स। काव्स पता है आपको क्या होता है, ओके। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, ठीक है। तो ये गाय के बछड़ों में जो इम्यूनिटी है कोलोस्ट्रम से मिलने वाली, उसका कॉन्सेंट्रेशन है इस तरीके का। पैसिव इम्यूनिटी शुरुआत में बहुत ज़्यादा थी पहले कुछ दिन, और उसके बाद धीरे धीरे कम होती गई। और एक्टिव इम्यूनिटी कम थी, वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वो है जो रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है, चाहे हो सकता है वो मदर से बच्चे में मिल रही हो, ठीक है, यूजुअली वैसे ही मिलती है, और वो जनरल होती है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। वो बेसिकली बॉडी को पूरी तरह ओवरऑल इम्यून प्रोवाइड करने के लिए है। और वही बात करें एक्टिव इम्यूनिटी की तो वो स्पेसिफिक होती है ना, स्पेसिफिक टू सर्टेन एंटीजेंस। एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज खुद बनती हैं बॉडी के अंदर, कोई देता नहीं है ना। पैसिव रेडीमेड एंटीबॉडीज लेस इफेक्टिव, नो मेमोरी सेल्स। और एक्टिव इम्यूनिटी में होस्ट के इम्यून सिस्टम बनाते हैं, लैग फेज होता है, मेमोरी बेस्ड होता है, लार्जली इफेक्टिव होता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी विल बी ऑब्जर्व व्हेन अ वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द काफ एंड व्हाई। वैक्सीन दिया गया है तो सीधी सी बात है, कोविड का वैक्सीन मिला था तुम्हें, कोविड में जो वैक्सीन तुम्हारे अंदर गया वो जो कॉन्सेंट्रेशन था इट वॉज ऑफ वीकेंड पैथोजन, ताकि तुम्हारी बॉडी खुद से वो मतलब इम्यूनिटी बनाए उसके अगेंस्ट, यानी कि एंटीबॉडीज बनाए उसके अगेंस्ट। और ये आता है एक्टिव इम्यूनिटी में, ठीक है। एज अ वैक्सीन कंटेन वीकेंड या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन, वो हार्मलेस होगा, फिर भी रिकॉग्नाइज होगा बाय इम्यून सिस्टम, रिस्पॉन्ड करते हैं बाय एक्टिवेटिंग लिम्फोसाइट्स, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे ताकि पैथोजन से फाइट कर सके। दिस प्रोसेस ऑल्सो लीड टू द क्रिएशन ऑफ मेमोरी सेल्स, मेमोरी में फीड हो जाती है इसकी इंफॉर्मेशन, दोबारा सेम इन्फेक्शन नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है बाय रिमेंबरिंग टू फाइट दिस पैथोजन इफ द पर्सन इज एक्सपोज्ड अगेन। इतना बढ़ा के लिखना ही पड़ता है बेटा, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि एक ही लाइन में हो जाता काम, तो ऐसा नंबर नहीं मिलता, 4 नंबर की बात है। सोचो What kind of trend does passive immunity show and why? किस तरह का ट्रेंड दिखा रहा है कि शुरू में तो उसे कोलोस्ट्रम के थ्रू यानी मदर के मिल्क के थ्रू खूब सारी एंटीबॉडीज मिल गई, ठीक है। अब वो धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि शुरुआत के ही कुछ दिनों में मिल्क में हाईएस्ट
प्रोटीन या कोलोस्ट्रम प्रेजेंट होता है टू डेवलपमेंट अगेंस्ट नो, ये ट्रेंड दिखाया जा रहा है, ठीक है। या फिर छींक आ गई है बच्चों, यानी कि टाइम अप होने वाला है। Why does active immunity start after 14 days as per the above graph? क्योंकि जैसे जैसे बच्चा इस दुनिया में आया है, अब वो धीरे धीरे इनकाउंटर करेगा ना अलग अलग तरह के इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, डिजीज एंड ऑल दैट, तो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी सेंस करेगी कि अच्छा ये एंटीजन भी आ गया, चलो इसके खिलाफ बनाओ एंटीबॉडी, अगले दिन ये भी आ गया, इसके खिलाफ बनाओ, और फिर जाके एक्टिव इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती है। ओके, टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। आ गए हैं हम लास्ट के सेक्शन में, दैट इज सेक्शन सी। अभी भी अगर तुम लोग बने हुए हो इस सेशन में तो एक प्यारा सा दिल दे देना मुझे कमेंट सेक्शन में, और लाइक भी कर देना, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी इस ठंड में इतनी ज़्यादा देर तक क्लास लेना। ठीक है, चलो ठीक है। Construct a complete transcription unit with promoter and terminator on the basis of hypothetical template strand given below। ठीक है, तो ये hypothetical strand है। अब देखो यहाँ पे ना आपको ऐसे ही पता लग जाता है तुरंत कि इस strand का बदला क्या बनेगा। ये यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा strand है। ये 5' to 3' की तरफ जा रहा है, और ये हो गया प्रमोटर रीजन, है ना, ये हो गया टर्मिनेटर रीजन। अब आपको इसके अगेंस्ट दूसरा वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाना है ना, मतलब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके बदले का आपको स्ट्रैंड बनाना है, पूरी यूनिट बनानी है बेसिकली। तो बस बन गया। देखो अब यहाँ पर लिखा तो कुछ नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ट्रांसक्रिप्शन अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल? एक्सप्लेन करो एडिशनल प्रोसेस जो एक प्रीकर्सर की तरह काम करता है एमआरएनए में, हैज टू अंडरगो इन दिस ऑर्गेनिज्म। ट्रांसक्रिप्शन जो यूकैरियोट में होती है वो 3 तरह के पॉलीमरेज से हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द जीन जो ट्रांसक्राइब होगा। पहले तो आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब कर रहा है सारे प्रोटीन कोडेड जीन को। आरएनए पॉलीमरेज 1, एक सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब कर रहा है आरआरएनए के जीन्स को। आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब कर रहा है आरआरएनए, टीआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर एसएनआरएनए जीन्स को। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन कर रही है कोडिंग रीजन, एक्सॉन, नॉन कोडिंग रीजन, इंट्रॉन। एचएनआरएनए अंडरगो कर रहा है एक प्रोसेस जहां पे इंट्रॉन्स रिमूव किए जा रहे हैं, एक्सॉन्स को जोड़ा जा रहा है ताकि एमआरएनए बने बाय द प्रोसेस जिसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। एचएनआरएनए में 2 एडिशनल प्रोसेस होंगे जिसे कैपिंग और टेलिंग कहते हैं। कैपिंग में एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए। टेलिंग में एडेनाइलेट रेसिडुअल ऐड होती है 3' एंड पे इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो ये सारे एडिशनल प्रोसेसेस होते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है यूकैरियोट्स के केस में। सम प्लांट एंड एनिमल पैथोजन सर्व एज वन ऑफ द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, इसका आंसर मैं मतलब होप कर रही हूँ कि आपको पता होगा और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। नेम 1 एनिमल एंड 1 प्लांट पैथोजन एज डिस्कस इन द पैथोजेनिक नेचर ऑफ बोथ। State how they serve as a tool in rDNA technology। तो रेट्रोवायरसेस को एनिमल्स में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस को पैथोजन में यूज किया जाता है ताकि वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर सके और वो जल्दी जल्दी रिकॉम्बिनेशन या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। ठीक है, ताकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग क्राउन गॉल डिजीज, ये ट्रांसफर कर सकते हैं अपना टीडीएनए ताकि नॉर्मल प्लांट सेल को ये ट्यूमरस में ट्रांसफॉर्म करें और क्लोनिंग वेक्टर को ये डिलीवर करें इन सुटेबल डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल या प्लांट सेल। मतलब कि क्लोनिंग वेक्टर
आसानी से डिलीवर कर सके सूटेबल प्लांट या एनिमल सेल के जीन्स में, इसके लिए भी इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एंजाइम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, डीएनए लाइगेज। फार्मर ओन्स अ कॉटन फार्म लैंड विच इज गेटिंग इन्फेस्टेड विथ कोलियोप्टेरन्स पेस्ट. He is not willing to use the microbe to protect his farm. He is not willing to use the microbes. Okay. Name alternate method to introduce the gene of interest the pathogen would have otherwise delivered and discuss how alternate method would deliver the gene. तो बायोलिस्टिक या जीन गन यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट सेल को बम्बार्ड किया जाएगा हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड या टंगस्टन से, जो कि डीएनए से कोटेड रहेगा और ये आसानी से फिर जीन को ट्रांसफॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हाउ दिस जीन वुड कंट्रोल द पेस्ट। तो जैसे कि क्राई जीन होती है, वो बीटी टॉक्सिन क्रिएट कर देती है पेस्ट के अंदर, जिससे वो एक्टिवेट होगा जब एल्कलाइन पीएच के प्रेजेंस में वो टॉक्सिन एक्टिवेट होगी, ठीक है, ऑफ द पेस्ट, और उससे गट एपिथेलियल लाइनिंग में पोर्स कॉज हो जाएंगे, परफोरिफिकेशन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी सेल की, एंड सेल की लाइसिस हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी दिस इज द लास्ट और समथिंग। BAMH1 इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंस 5-GGATCC को टू द 3' एंड। रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटी इस एंजाइम की हो रही है G से G के बीच में, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट करना है पैलिंड्रोम फॉर द अबव सीक्वेंस, लेबल डायग्राम बनानी है ताकि हम दिखा सके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे हो रहा है ये। PBR322 एक प्लाज्मिड है दैट हैज रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर दिस एंजाइम एट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अगर BAMH1 प्रेजेंट है, ठीक है, वर टू बी यूज्ड, अगर इसे यूज करना है तो वो कैसे इंपैक्ट करेगा द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ आरडीएनए टू एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन जस्टिफाई। तो ये इस तरह का क्वेश्चन ना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अगर एक PBR322 से क्वेश्चन ना आ जाए हर साल तो फिर भाई मेरा नाम बदल दो। इस जगह से तो हर साल क्वेश्चन आता है, प्यारा क्वेश्चन है। देखो G से G के बीच में ही था, मैंने आपको बताया था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जस्ट इसका उल्टा कर दोगे CCTAGG हो गया सीक्वेंस पूरा। फिर देन B वाला था कि कैसे रिकॉम्बिनेशन करता हुआ दिखाएंगे। तो देखो हल्का सा ना अवे फ्रॉम द एंड हम कट करते हैं, ठीक है, और इससे हमें स्टिकी एंड मिल जाएगी। स्टिकी एंड मिल जाएगी तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे जोड़ पाएंगे और यही आपको दिखाना है। देन हाँ, फिर उसके बाद था क्वेश्चन कि ट्रांसफॉर्मेंस कैसे पता चलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट आए हैं। एम्पिसिलिन ऐड कर दिया, अब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करेगा क्योंकि जीन इंटैक्ट है और सरवाइव भी करेगा। इफ टेट्रासाइक्लिन इज एडेड बैक्टीरिया विल डाई एज इट विल शो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब कि जीन फंक्शनल नहीं है। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला ना टेट्रासाइक्लिन रीजन में ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ पर कौन कहलाएगा? सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे कौन कहलाएगा? BAMH1 साइट है, ठीक है, विच इज फॉर विच पर्टिकुलर रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफॉर्मेंट एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम एम्पिसिलिन ऐड करते हैं बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करेगी क्योंकि जीन इंटैक्ट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और सरवाइव करेगी। अगर हम टेट्रासाइक्लिन ऐड करते हैं तो बैक्टीरिया डेड हो जाएगी क्योंकि वहां पे इंसर्शनल एक्टिवेशन होगा, उसके अगेंस्ट जीन जो थी वो अब फंक्शनल नहीं है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रीजन जो है वहां पे सेलेक्टेबल मार्कर में नहीं है। नेक्स्ट, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद सूटेबल प्रूफ और एग्जाम्पल। ओके, जस्टिफिकेशन चाहिए। कॉम्पिटिशन इज नॉट लिमिटेड टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी compete करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। अब जैसे कि शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में फ्लेमिंगोज और फिशेस सेम कॉमन फूड के लिए compete कर रहे हैं, ठीक है, और वो कॉमन फूड है जू प्लैंक्टन। फिर कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज बीइंग लिमिटिंग। Resources need not be limiting for competition to occur. Interference competition में जो feeding efficiency है वो एक की reduce हो जाती है, एक की ज़्यादा हो जाती है, उसके वजह से भी दिक्कत आ जाएगी ड्यू टू इंटरफेरिंग और इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज, अगर रिसोर्सेज अबंडेंट हैं तो भी, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकर करता है नेचर में, ऑब्वियस सी बात है। गॉसियस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बिलीव किया गया जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशी ही इवेंचुअली एलिमिनेट कर देता है दूसरे इंफीरियर स्पीशी को, ठीक है। एबिंगडन टॉर्टोइस जो गैलापागोस आइलैंड में था वो एक्सटिंक्ट हो गया विद इन अ डेकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन टू द आइलैंड। क्यों? क्योंकि गोट की ग्रेजिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी एज कंपेयर टू टॉर्टोइस। देन कॉम्पिटिशन इन नेचर, एक सेकेंड, कॉम्पिटिंग स्पीशीज में इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर कोएग्जिस्टेंस। एब्सोल्युटली एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। अगर दोनों कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज जो है, कंपीटिंग स्पीशीज जो है सेम रिसोर्सेज के लिए, ये अपना कंपटीशन अवॉइड कर सकते हैं अगर ये फीडिंग का टाइम, स्पेस और एफिशिएंसी और पैटर्न वगैरह अगर अपना अपना लिमिटेड रखे। तो मैकार्थर ने शो किया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बार्बलर्स की एक ही पेड़ पर रह रही थी, they would be able to avoid competition और coexist together due to behavioral difference in foraging activities। इन सारे 5 अलग अलग तरीके के वार्बलर्स का जो फीडिंग पैटर्न था that were different, even the food also got resourced out कि ये इसी पर्टिकुलर चीज को खाएगा। लाइक सम वर फीडिंग ऑन नट्स, सम ऑन वुड, सम ऑन लीव, सम ऑन फ्रूट, सम ऑन सम अदर थिंग, ठीक है। देन कॉम्पिटिशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है? अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू अ स्मॉलर एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर ऑर्गेनिज्म is found to increase its range when the competing species is experimentally removed। अगर एक स्पीशी है उससे सुपीरियर स्पीशी प्रेजेंट है तो वो अपना एरिया लिमिटेड रखता है, बट वो फैल जाता है जब उसका कॉम्पिटिटर रिमूव कर दिया जाए। एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड के कोस्ट में द सुपीरियर बार्निकल डोमिनेट कर रहा था इंटरटाइडल रीजन को और एक्सक्लूड कर दिया द स्मॉलर बार्निकल फ्रॉम दैट zone। Maybe this is the last question or something. How does the simple food chain exemplify the first law of thermodynamics? तो food chain जो है पहला लॉ है thermodynamics का कि सोलर एनर्जी प्लांट्स में ट्रैप होती है, वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है फोटोसिंथेसिस करने के थ्रू। फिर प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स से कंज्यूम हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफर होगा एनिमल में, सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लूज हो जाएगा हीट के फॉर्म में एज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। डेथ जब प्रोड्यूसर की होगी या कंज्यूमर की होगी तो वहां से ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफर हो जाएगा डेट्रीवोर में, वहां से डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट हो जाएगा। एनर्जी इसीलिए क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ट्रांसफॉर्म हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। नंबर ऑफ स्पीशीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये सारे स्पीशीज है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर इन रीजन्स विद अ हायर नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज एंड सजेस्ट एटलीस्ट 2 रीजन्स फॉर दिस ग्रेटर डाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगा कोलंबिया और नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में, इवन इंडिया में। इन तीनों में आपको बहुत ही कॉमन नंबर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी इसीलिए क्योंकि ये इक्वेटर या ट्रॉपिक्स के नियर है और टेम्परेट रीजन में नहीं है। टेम्परेट रीजन कम स्पीशीज़ को हार्बर कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में आपको सीजनल वेरिएशन ज़्यादा देखने को
नहीं मिलेगा। स्पीशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर, रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट। जैसे मैंने आपको जो आंसर जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, अगर आप अपने लैंग्वेज में भी लिखते हो वेल एंड गुड, क्योंकि ये वाला लैंग्वेज आप कभी भी रट्टा मार नहीं कर पाओगे एंड कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मैं आपको समझा देती हूँ कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड अनडिस्टर्ब्ड रहता है, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन वहाँ पर देखी नहीं जाती, और एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी भी वहाँ पर मिल रही होती है, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। हायर प्रोडक्टिविटी की वजह से ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ पर थ्राइव कर पाती है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल होते हैं, ज़्यादा कॉन्स्टेंट होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं। ऐसे कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट में ज़्यादा नीश स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है और ज़्यादा ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल है, हायर प्रोडक्टिविटी, सेम थिंग, you just have to include it in your own language. So here we have completed the full on solution of sample paper बच्चों। I hope you liked it. If you liked it, please give a like on please give a like और drop heart in the comment box, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और रेडी हो जाओ बिल्कुल अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।